अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाक भारत तनाज़े के बाद भारतीय हुकूमत की एक के बाद एक फोरम पर सुबकी हो रही है। आलमी बरादरी पहलगाम वाक़े की मजम्मत करने पर तो तैयार है, मगर उस पर भारतीय मौक़िफ़ मानने और पाकिस्तान का नाम लेने पर तैयार नजर नहीं आ रही है। साथ ही भारतीय मीडिया तनकीद कर रहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा की अमरीकी वज़ीर दिफा से बातचीत के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसे बाद में तब्दील कर दिया गया है और उसमें से पाकिस्तान का नाम खुद भारतीय वज़ारत दिफा की तरफ से निकाल दिया गया है। भारत को मुसलसल आलमी फोरम्स पर सुबकी का सामना है। पहले तो 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के 3 दिन बाद तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। फिर 25 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बयान आया भी, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र या मजम्मत तो दूर की बात, पहलगाम वाक़े का भी कोई जिक्र नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर का जिक्र करके ये वाज़ेह किया गया था कि इस खित्ते पर पाकिस्तान और भारत दोनों दावा करते हैं। इसके बाद से अब तक किसी मुल्क ने भारत की ख्वाहिश के मुताबिक पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि गुज़िश्ता दिनों शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो भारत को दोहरी सुबकी उठानी पड़ी। जब मुश्तरका एलामिये में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तो मजम्मत की गई, मगर पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किया गया और इसके बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इजलास छोड़कर भारत लौट गए। ये किसी मल्टीलैटरल फोरम पर भारत की एक और बड़ी सिफारती नाकामी थी और इस नाकामी का सिलसिला यहाँ भी रुका नहीं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के वज़राए ख़ारजा का वाशिंगटन में इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर भारत अपने ही करीबी इत्तेहादियों से भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा और क्वाड के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की गई, मगर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। और ये बात वाज़ेह हो कि पहलगाम वाक़े की तो खुद पाकिस्तान ने मजम्मत की है और बार बार की है। इसके अलावा उसकी तहकीकात में ताउन की भी क्वाड के एलामिया में कहा गया है कि क्वाड हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की बगैर किसी शक व शुबे के मजम्मत करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के अपने अज़म को दोहराता है। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें 25 भारतीय शहरी और एक नेपाली शहरी जान से गया, जबकि कई दीगर लोग जख्मी हो गए। हम मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस काबिल मजम्मत हमले के जिम्मेदारों, मनसूबा साजों और माली मदद फराहम करने वालों को फ़ौरन इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और हम तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर जोर देते हैं कि वो बैनुल अक़वामी कानून और मुतल्लिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत मुतल्लिका हुकाम के साथ भरपूर ताउन करें। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस हवाले से लिखा है कि क्वाड ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। रॉयटर्स ने लिखा है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ग्रुप में शामिल वज़राए ख़ारजा के वाशिंगटन में होने वाले इजलास के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया। ताहम इस बयान में पाकिस्तान का नाम लेने या इस्लामाबाद को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने से गुरेज किया गया। खुद भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर ने भी लिखा है कि क्वाड के एलामिये में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि वेबसाइट ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक खुद भारत का अपना मौक़िफ़ भी उलझाव का शिकार हो गया है। दीवार के मुताबिक क्वाड ममालिक के ग्रुप ने पहलगाम हमले की मजम्मत की, ताहम उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने या भारतीय हुकूमत से बराह रास्त ताउन की कोई अपील नहीं की है। एलामिये की ज़ुबान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के उस बयान से मिलती जुलती है जिसमें हमले के जिम्मेदारों का नाम लेने या भारतीय हुकूमत का वाज़ेह हवाला देने से गुरेज किया गया था। दीवार के मुताबिक इस वक्त सिफारती ज़राए ने बताया था कि पाकिस्तान, जो इस वक्त सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है और उसे चीन की हिमायत हासिल है, उसने इस बयान की हतमी ज़बान पर असरअंदाज होकर इसमें तब्दीली करवाई। हालांकि इब्तिदाई मुसविदा अमेरिका ने तैयार किया था। यह रवैया 2019 में पुलवामा हमले के बाद जारी किए गए सलामती काउंसिल के बयान से मुख्तलिफ है, जिसमें भारतीय हुकूमत का जिक्र मौजूद था और दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बरक्स पहलगाम हमले से मुतालिक मौजूदा बयान में सिर्फ मुतल्लिका हुकाम से ताउन का जिक्र किया गया है, भारतीय हुकूमत का जिक्र नहीं है और अब यही अंदाज क्वाड एलामिये में भी नजर आता है। भारतीय वेबसाइट दी वायर ने पाक भारत जंगबंदी के हवाले से भी लिखा है कि अगरचे उस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बाद में वजाहत की कि कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हुआ, बल्कि भारतीय और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के दरमियान फ़ोन कॉल के बाद सिर्फ आर्जी तौर पर झड़पें रुकी थीं। इसी दौरान पाकिस्तान की वाशिंगटन में पोजीशन में बेहतरी देखी गई, जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर ट्रंप की जानिब से गैर मामूली दोहराने की दावत दी गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अंदरूनी मुल्क हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तनकीद का सामना करना पड़ा कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने या अलग थलग करने में नाकाम रही है। नई दिल्ली में इस बात पर भी तशवीश पाई गई कि सदर ट्रंप ने इस मामले को जिस अंदाज में बयान किया, इससे एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक साथ जोड़ दिया गया। इसके अलावा दीवार ने एक और इंकिशाफ करते हुए लिखा है कि मंगल के दिन भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वज़ीर दिफा
पीट हेगसेट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के सरकारी एलामिये से भारत की अपनी वजारत दिफा ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक तमाम हवाले निकाल दिए। एलामिये के असल वर्जन में, जिसे भारतीय सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने भी नशर किया था, उसमें पहले कहा गया था कि पाकिस्तान की सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का तवील रिकॉर्ड आलमी सतह पर मारूफ है। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर कलअदम दहशतगर्दों के लिए एक महफूज पनागाह बन चुका है, जहां उन्हें खुली छूट हासिल है। ताहम चंद ही मिनट बाद भारतीय वजारत दिफा ने एलामिये का एक नया वर्जन जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का कोई जिक्र ही नहीं था। दूसरी तरफ ट्रंप 1.5 दर्जन से जायद बार ये दावा कर चुके हैं कि पाक भारत जंगबंदी उन्होंने करवाई, और नरेंद्र मोदी के पास इस दावे का कोई जवाब नहीं है। भारत के अंदर से भी मुसलसल मोदी से इस दावे का जवाब मांगा जा रहा है, मगर वो खामोश हैं और अपने वुज़रा से ऐसे बयानात दिलवा रहे हैं जिससे भारत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और भारतीय अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि वज़ीर आज़म मोदी खुद जवाब दें और पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। कांग्रेस मुसलसल नरेंद्र सरेंडर का नारा दोहरा रही है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंगबंदी से मुताल्लिक बात करते हुए अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू में बताया कि 9 मई की रात जब अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया तो उस वक्त मैं उस कमरे में ही मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। It's not a position just of this government in Delhi. I mean, it's been a national consensus that our dealings with Pakistan are bilateral. And in this particular case, I can tell you that, I mean, I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that, you know, the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before, and something, you know, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter, and the next morning Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. So I can only tell you from my personal experience what happened. The rest I'll leave to you. यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यह तस्लीम कर लिया कि अमरीकी नायब सदर ने भारत को पाकिस्तान के बड़े हमले से डराया था। इसके अलावा जंगबंदी के बाद भारत ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भी लगाया, जिसकी पाकिस्तान सख्ती से तरदीद कर चुका है। ताहम न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस इल्ज़ाम को दोहराया और कहा कि हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि दहशतगर्दों को कोई आज़ादी नहीं दी जाएगी और हमें रोकने के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। We are very clear, there will be no impunity for terrorists, that we will not, you know, we will not deal with them any longer as proxies and spare the government which supports and finances and, you know, in many ways motivates them. We will not allow nuclear blackmail to prevent us from responding, because we've also heard this for too long, that, you know, you are both nuclear countries, therefore the other guy will come and do horrible things, but you mustn't do anything because it gets the world worried. Now, we're not going to fall for that, you know. If he is going to come and do things, we are going to go there and also, you know, hit the people who did this. So, no yielding to nuclear blackmail, no impunity to terrorists, no more free pass that they are proxies. And we will do what we have to do to defend our people. मगर इस सारी सूरत हाल में खुद भारत के अंदर से सवाल उठ रहा है। कांग्रेस एतराज़ उठा रही है कि पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय हुकूमत अब तक कोई सबूत सामने क्यों नहीं ला सकी है और अब तक तहकीकात का हतमी नतीजा सामने क्यों नहीं आ सका है। इसके बावजूद भारत आलमी फोरम्स पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसे सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले पाक भारत सीज़ फायर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तासुर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की है, मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग होती है और हालिया तनाज़े में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिल चौहान ने मज़ीद कहा कि एटमी जंग की हद अबूर होने से पहले बहुत गुंजाइश होती है, इससे पहले बहुत सी अलामात या इशारे सामने आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब जंग छिड़ती है तो सबसे ज़्यादा समझदार लोग वो होते हैं जो वर्दी में होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। There's a lot of space before that nuclear threshold is, you know, crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that. The most rational people in uniform when conflict takes place. That's because they understand that conflict can swing either way. They understand the consequences of this kind of a conflict, and in every step
which happened during this Operation Sindoor, I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. So why should we assume that in the nuclear domain there will be irrationality on someone else's part? प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि अमरीकी बमबारी से ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट हुआ है कि आपकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो फुर्दों के जौहरी तनसीब तक दोबारा रसाई के लिए इंजीनियरिंग के काम को तेज कर रही है। फुर्दों की मौजूदा सूरत हाल क्या है? फिलहाल किसी को भी ये मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं कि फुर्दों में क्या हुआ है। ताहम जितना हमें मालूम है इसके मुताबिक तनसीबात को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम इस वक्त इस नुकसान का जायजा और मुकम्मल तशखीस कर रही है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। क्या ईरानी इंस्पेक्टर को फुर्दों तक रसाई हासिल हो गई है या वो अब भी कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम ही दे सकती है, क्योंकि वही इस वक्त मौके पर मौजूद है और मुआयने और जांच के काम की जिम्मेदार है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि फुर्दों समेत ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर तंसीबात अमरीकी हमले से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और वहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा। जबकि इस हफ्ते फुर्दों न्यूक्लियर तंसीब की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें फुर्दों की तंसीब पर हमले के बाद तामीराती सरगर्मियाँ होती हुई देखी जा सकती हैं और वहाँ एक नई सड़क पर भारी मशीनरी और छोटी गाड़ियों को देखा जा सकता है। सारी सूरत हाल में ईरान में मुबैना इसराइली एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और ईरानी अफराद को प्रोसिक्यूट करने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का हुक्म भी दे दिया है। एक तरफ ईरान में इसराइल के लिए काम करने वाले मुबैना एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं, तो दूसरी तरफ अब इसराइल भी ईरान के लिए काम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत ने इसराइल के नाना शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े को ईरान के लिए जासूसी करने के शुबे में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसराइल के वस्ती हिस्से में वाक़े इस जोड़े के फ्लैट पर छापा मारा, जिसमें मुतादिद मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर आलात जब्त कर लिए गए। इसके अलावा कुछ ऐसी तहरीरें भी मिली हैं जो मुबैना तौर पर इस जोड़े और इनके ईरानी राब्ताकार के दरमियान राब्ते को जाहिर करती हैं। जोड़े का नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा ताकि उनकी हिरासत से मुताल्लिक समाअत की जा सके। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इस जोड़े की गिरफ्तारी से पहले पीर को इसराइली पुलिस और शिन बेत ने बताया था कि उन्होंने 2 अलग अलग केसेस में 3 इसराइली शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर शुबा है कि वो ईरानी एजेंट्स के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे। एक तफ्तीश के दौरान मगरबी किनारे की उर्दन वैली में रहने वाले 33 साला मार्क मोर्जेन को गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने ईरानी राब्ताकार की हिदायत पर एक छुपे हुए मकाम से ग्रेनेड ले जाकर दूसरे मकाम पर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जून के महीने में इस शख्स का मुसलसल राब्ता अपने हैंडलर से था। इसके अलावा इससे यह भी कहा गया था कि वो ईरान और इसराइल जंग के दौरान मिसाइल इंटरसेप्ट करने की वीडियोस बनाए और अपने हैंडलर को भेजे। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने तिब्रिया के 2 रिहायशियों 18 साला यूनिसेगल और 20 साला उमरी मिजराही को भी गिरफ्तार किया है। उन पर इल्ज़ाम है कि एक ईरानी एजेंट ने उन्हें भारी रकम के बदले एक नामालूम इसराइली शहरी को कत्ल करने के लिए रिक्रूट करने की कोशिश की थी। ईरानी एजेंट ने मुबैना तौर पर उन्हें किसी दूसरे मुल्क ले जाकर तरबियत देने और बाद में हदफ की शनाख्त देने की पेशकश की थी, लेकिन यह मंसूबा कभी मुकम्मल ना हो सका। इन दोनों अफराद पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसराइल भर में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और अस्पतालों की वीडियोज़ बनाकर अपने ईरानी हैंडलर को भेजी थी, जिनमें हर मॉल का नक्शा, सिक्योरिटी गार्ड्स और दुकानों की तादाद शामिल थी। और उन्होंने मुबैना तौर पर हाइफा, तब्रिया, तल अबीब के मॉल्स और तल अबीब के एक अस्पताल से मुताल्लिक मालूमात भी अपने ईरानी हैंडलर को फराहम की थी। सारी सूरत हाल में जहां ईरान और इसराइल एक दूसरे के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में अपने मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, वहीं जर्मनी ने भी एक मुबैना ईरानी जासूस को गिरफ्तार करके ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक जर्मनी ने ईरान के लिए जासूसी के शुबे में डेनमार्क के एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम बर्लिन में ईरानी सिफारत खाने ने इस इल्ज़ाम की फौरी तौर पर तरदीद कर दी है। मंगल को जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जर्मनी के प्राइवेसी कवानीन के तहत सिर्फ अली एस के तौर पर की गई है। इस पर शुबा है कि उसने जर्मनी में खुफिया सर्वेलेंस की है, जो कि मुस्तकबिल में मुमकिन इंटेलिजेंस सरगर्मियों की तैयारी के लिए की गई थी, जिनमें यहूदी अहदाफ पर मुमकिन दहशतगर्द हमले भी शामिल हो सकते हैं। जर्मन हुक्काम ने मजीद बताया है कि मज़कूरा शख्स पर शुबा है कि उसे जासूसी के ये अहकामात ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से दिए गए थे। जर्मन और डेनिश हुक्काम का कहना है कि इस शख्स को डेनमार्क में गिरफ्तार किया गया है
और इसे जर्मनी के हवाले किया जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक बर्लिन में ईरानी सिफारत खाने ने इन इल्जामात को बेबुनियाद और खतरनाक करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से ईरानी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि जर्मन हुक्काम से होने वाली साबका बातचीत में यह वाज़ेह हो चुका है कि कुछ तीसरे फरीक अवामी राय को असल हक़ाइक़ से हटाने के लिए मसनूई तौर पर वाक़यात को पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद ईरान के सफ़ीर को तलब किया गया है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान इसराइल जंग के दौरान यूरोपीय ममालिक के रवैये पर यूरोपीय यूनियन को खबरदार भी किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस और यूनान के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा टेलीफोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने पूरे खित्ते में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की है। अब्बास अराग़ची ने इस दौरान कहा कि मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने इसराइल के ईरान और उसके जौहरी तंसीबात पर हमलों की बराह रास्त या बिलवास्ता हिमायत करके एक तबाहकुन रवैया अख्तियार किया है और इस किस्म के इक़दामात न सिर्फ सिफारतकारी के रास्ते को मजीद मुश्किल बनाते हैं बल्कि खित्ते में कशीदगी को भी बढ़ाते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने काया कैलिस से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इन हिमायती बयानात को इसराइल की तरफ से किए गए जराइम में शराकत दारी तस्वुर करता है, जबकि यूनानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइल के हमलों पर यूरोपीय रद्द-ए-अमल सिर्फ इस इस्तस्ना को मजीद तक़वियत देता है जिससे इसराइल फ़ायदा उठा रहा है, ख़ासतौर पर गज़ा में जारी नस्ल कुशी जैसे वहशियाना जराइम के तनाजुर में। इसके अलावा आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। यह कानून ईरान की पार्लियामेंट ने मंजूर किया था और इसके तहत ईरान अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मखसूस मालूमात और रसाई फराहम नहीं करेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो वाशिंगटन में तदरीस के शोबे से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हसन अब्बास साहब, और उनकी PhD पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाक ईरान लिंक्स पर थी और उनकी तनसीफ करदा किताबों में से एक किताब का टाइटल ही पाकिस्तान से एटॉमिक बॉम्ब है, जिसमें एक मुकम्मल मजमून पाक ईरान जौहरी ताल्लुकात पर है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहब ज़ाहिर है जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर तो मैं बात आपसे करूंगा, मगर आपकी इतनी रिसर्च है, आपका PhD का थीसिस हो, आपकी किताब हो, तो एक सवाल जो जहन में आता है वो ये, जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी लिखा गया कि अमेरिका ने भी अपना बॉम्ब 3 से 4 साल में डेवलप कर लिया था, रशिया ने भी कर लिया था, पाकिस्तान इंडिया ने फिर बाद में कर लिया, नॉर्थ कोरिया ने कर लिया। ईरान इतने लंबे अरसे से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना पाया? क्या इसलिए कि 2 दहाई पहले तकरीबन एक फतवा आ गया खामनाई साहब का, या वो बनाना ही नहीं चाहते थे, या कोई और वजह है क्यों नहीं बना पाया आज तक? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जो आपने फतवे का जिक्र किया, तो जो सैयद अली खामेनेई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनका ये 2003 या 4 के करीब ये फतवा आया। लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में मुख्तसरन आपको दूंगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोजेक्ट बना वो असल में शुरू में इसमें मदद अमेरिका की थी और ये शाह के दौर में थी, और वो तस्वीर भी देखी जा सकती हैं जब अमेरिका के साइंसदान और अमेरिका की सपोर्ट मौजूद थी शाह के वक्त पे। उसके बाद ईरान ने अपना प्रोग्राम जारी और सारी रखा, लेकिन हमेशा उनका नुक्ता नज़र ये रहा कि हम ये एक टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी हो न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की एनर्जी के लिए। पाकिस्तान भी शुरू में ये कहता था, तो लिहाजा शुरू में तो ये सिलसिला रहा। एक फ़र्क सबसे अहम ये था पाकिस्तान के प्रोग्राम में, या पाकिस्तान ने क्यों जल्दी बना लिया मिसाल के तौर पर, और ईरान क्यों नहीं बना सका, क्योंकि ईरान ने NPT साइन कर दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत अमेरिका में ईरान में हमेशा से साइंटिस्ट और जो यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स हैं एक रेलेवेंट बॉडी के, वो हमेशा से आते जाते रहे। इस वक्त भी उनके पास एक बहुत बड़ी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां रशिया के साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो उस पर हमला नहीं हुआ क्योंकि वहां पर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो रहा है। ये 3 जिन जगहों पे हमला हुआ यहाँ पे भी मॉनिटरिंग हो रही थी। सवाल बिल्कुल आप सही उठाया कि इतना वक्त क्यों लग गया। इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि शुरू में ईरान को बड़ी सख्त मुश्किलात पेश आई, और उनके पास जब से रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से सैंक्शंस लग चुकी थी। वो पर्सोना नॉन ग्रेटा जैसे होता है वो ऐसे थे, तो उनको इंटरनेशनल जिस तरह पाकिस्तान के साइंसदान और बाकी लोगों ने यूरोप से चीज़ें हासिल की, बाकी जगहों से की, ईरान के ऊपर बहुत सख्त नज़र थी और बहुत सख्त सैंक्शंस थी। जब वो बनाने के करीब आए, इजरायली और अमरीकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, किताबों में मिलता है, इनका ख्याल था कि 2005 तक ईरान यकीनन बम बना लेगा, लेकिन उससे 2 साल पहले फतवा आ गया। और क्योंकि एक रिलीजियस गवर्नमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस पॉलिटिकल ओपिनियन, उनकी एक रिलीजियस हुकूमत थी वहां पे, जो उनके सुप्रीम लीडर कह दें
उनके लिए एक मजहबी हुकूमत के लिए ये कहना कि वो फतवे के वो झूठ था या वो दगाबाजी कर रहे थे, ये उनके लिए बहुत ही हौलनाक सूरत हाल इख्तियार हो सकती थी। तो उन्होंने इस पर अमल किया। एक ईरान के नायब वजीर खारजा थे जो मेरे साथ फेलो रहे हार्वर्ड में इन्हीं सालों के दरमियान, उनका ये कहना था कि ईरान को शुरू में, और ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा, ज़िया-उल हक साहब ने सबसे पहले भेजा पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स को, और साथ ही ज़िया-उल हक साहब ने उन्हें कहा कि आप ईरान को ये पूरी बताएं कि हम आपकी मदद करेंगे बम बनाने में, लेकिन हमने करनी नहीं है मदद, लेकिन आपने उनको ये कह के आना, ये ऑन रिकॉर्ड थी चीज़ें। फिर AQ खान साहब को भेजा गया एक ज़माने में, अब्दुल कदीर खान को, और उस ज़माने में कहते हैं कि मुझे ये ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बड़े वो मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमें अब्दुल कदीर खान ने जो चीज़ें दी उससे हमारे जो थोड़े से सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे वो भी ख़राब हो गए, और उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ थी, अब वो इंटेंशनल थी या अनइंटेंशनल थी। ये वजह थी कि ईरान ने बाद में UN को पाकिस्तान के खिलाफ मवाद भी दिया, जो AQ खान नेटवर्क, जो सारी बातें आई थी एग्जेजरेटेड थी, हकीकत थी, जो भी था उस वक्त उनका गिला ये था, आपको याद हो शायद, और ये हिस्ट्री के बारे में आखिरी बात, कि जनरल मुशर्रफ बड़े नाला थे ईरान थे, इसीलिए उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस में अमेरिका की और वेस्टर्न ममालिक की मदद भी की 2001, 2, 3 में ईरान के खिलाफ, क्योंकि गुस्सा ये था कि ईरान ने UN को और IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को क्यों बताया कि डॉक्टर AQ खान और हमारे उनसे रवाबित चलते रहते थे। ये था बैकग्राउंड। ईरान वाकई ही बम बना के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उनका ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का, बल्कि जो नेशनल असेसमेंट होती है यहाँ पे हर साल आती है, NIA उसको गालबन कहते हैं, उसमें भी इंकशाफ था कि ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपना जो वेपनाइजेशन का काम है उसको रोक देंगे। तो कुछ जो है रुकावटें थी बहुत ज़्यादा, कुछ उनका पॉलिसी डिसीजन था। अब वो एक बात हमेशा चाहते थे, वो चाहते थे कि वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट रहें, कि अगर कभी न्यूक्लियर बम बनाना पड़ जाए तो वो चंद महीनों के अंदर बना लें। इसलिए वो, और फिर 2015 में जब उनकी फाइनल डील हुई JCPO, जो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में हुई, उसमें ईरान ने खुद अपना राइट गिव अप कर दिया न्यूक्लियर वेपन बनाने का, इन ऑलमोस्ट इन राइटिंग, मैं सिंप्लीफाई कह रहा हूँ उसको। और उस वक्त ईरान ने कहा कि हम कॉन्स्टेंट मॉनिटर करें और हम इतने % तक यूरेनियम एनरिच करेंगे। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने वो पूरा मुआहिदा ख़त्म कर दिया, तो ईरान ने तब 60% तक एनरिच किया, उनको तकरीबन 90% तक चाहिए। अब ये लोगों का ख्याल था, इजराइल का खासकर, कि वो बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुके हैं। तो ये मैंने लंबा जवाब दिया, लेकिन मुख्तसरन ये कि उनका अपना फतवा इसमें हायल हुआ, उनकी शुरू में टेक्निकल कैपेबिलिटीज का इशू था, शायद सबोटाज भी हुआ। एक दफ़ा पहले भी वो बहुत करीब पहुंच चुके थे, आपको याद होगा 5-6 बरस पहले, तो उनका सारा साइबर एक अटैक के जरिए उनकी सारी इक्विपमेंट जो है या बहुत ज्यादा इक्विपमेंट डिसेबल कर दी गई। तो ये मुख्तसर सी तारीख है। उस वक्त भी बहुत सारी इनरिच्ड यूरेनियम थी जो उनकी ज़ाया हुई। अब भी जो सवाल उठ रहा है वो यही कि 60% जो इनरिच्ड है 400 किलोग्राम यूरेनियम, वो कहाँ है? क्या पहले से निकाल ली थी? ट्रम्प मानने को तैयार नहीं है। बट अब जबकि वो ये बात तस्लीम करता है ईरान का नुकसान हुआ है फुर्दों में, मगर उतना नहीं हुआ जितना कि अमेरिका की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करता है। तो NPT का सिग्नेटरी अभी भी है और फतवा अभी भी है, मगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन अगर मुअत्तल होता है तो ये किस डायरेक्शन की निशानदेही करता है? ये इस डायरेक्शन की निशानदेही करता है कि अब वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहेंगे, और उसकी दो आसार हैं। ये अमेरिका में जो लीडिंग स्कॉलर्स हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है, जो क्रिटिकल भी है ईरान के, वो भी ये कहते हैं कि, और ये इजराइल के एक वजीर ने भी कहा कि शेर को जो है जख्मी छोड़ देना है सबसे खतरे की बात है उनकी नज़र से, ये उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब वो उनको इस हालत पे ले आए हैं क्योंकि वहाँ जो डिवीज़न थी, वहाँ बाकायदा उनके IRCG में और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट में और जो क्लैरिकल लीडरशिप है यानी आयतुल्लाह हैं, उनके दरमियान ये सख्त इख्तलाफ था कि बम बनाएं कि ना बनाएं। ये भी एक बात साथ साथ चल रही थी। अब उन सब को फोर्स कर दिया गया है एक जगह के ऊपर कि उनको लग रहा है कि अगर बम होगा तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हम पे बार बार शायद हमले होते रहें। तो अब आसार और NPT से बाहर निकलना, तो ये क्लियर साइन है कि वो कह रहे हैं कि अब हम पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, और अब वो कहेंगे नहीं शायद, या अनाउंस ना करें, या हो सकता है फतवा वो रोक लिया जाए। फतवा है, कोई डिवाइन ऑर्डर तो नहीं है, वो फतवा रिवर्स भी हो सकता है।
ये अब समझा जा रहा है कि अब तो वो जरूर न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ जाएंगे। ये लोगों का कंसेंसस है ईरान पे जो एक्सपर्ट्स हैं। जो मगरबी मीडिया में डिबेट हो रही है वो ये कि इल्म मौजूद है अभी भी ईरान के पास, मगर उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर मार दिए गए और जो इन तंसीबात पर जो अटैक हुआ है उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर अब IAEA की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चंद माह वो रिवर्स गए हों, कोई कह रहा है सालों रिवर्स चले गए हैं, अब सालों नहीं बना पाएंगे। क्या आप समझते हैं इस हवाले से? जी, मुझे ये लगता है कि देखिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और उनको बहुत से सालों से पता था कि वो टारगेट पर हैं। वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर उन्होंने उनके नज़रिए से एक ऑल्टरनेट अपना प्रोग्राम ना बनाया हो, एक रैशनैलिटी लॉजिक के बेस पे मैं कह रहा हूँ। जब उनको पता था और वो ये कहते थे बार बार कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद उन्होंने को अपना पैरेलल अलग से प्रोग्राम बनाया हो। दूसरी बात ये, अभी परवेज हुदबॉय साहब का बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था, उनके जो ब्लैक होल उनका एक इंस्टीट्यूशन है उसमें, और वो कह रहे थे कि वो एज ए साइंटिस्ट वो जब ईरान गए थे तो वो देखते थे कि ईरान के साइंटिस्ट बहुत ही वेल ट्रेंड हैं और बहुत लार्ज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। लोग कहते हैं कि 1 ट्रिलियन या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो शायद टॉप के स्कॉलर्स साइंटिस्ट उनके टारगेट हो गए हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं, जिस पे अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना है तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त उनकी कैपेबिलिटी है कि वो बना सकते हैं। इससे कता नज़र कि जो उनके करंट जो 3 जगह जहाँ अटैक हुई हैं, क्या वो मुकम्मल तबाह हुई हैं? अमेरिका का ख्याल है कि वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं, और शायद ईरान भी इसलिए कह रहा हो, फर्ज करें नहीं हुई तो ईरान को तो यही सूट करता है कि इस वक्त को कहें कि हाँ तबाह हो गई हैं, ताकि हम पे दोबारा हमला ना हो जाए। तो ये एक अजीब खेल है और एक अजीब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। लेकिन क्रक्स मेरा ये है कि अगर ईरान ने फैसला किया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि IRCG और उनके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो अब बड़ा प्रेशराइज कर रहे होंगे आयतुल्लाह खामेनाई को कि नहीं जनाब आप फतवा रिवर्स करें। ये मेरी स्पेकुलेशन है, और वो कहते होंगे कि आप बनाएं, लिहाजा ज़्यादा चांसेस के। मतलब ज़ाहिर है जो हमारे वहाँ पे रिपोर्टर से जब हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ से, वो भी ये कह रहे हैं कि अवाम अब इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो शायद ये हमले ना हो रहे होते। बट इससे वे फॉरवर्ड में एक डील का अब कितना इम्कान रह गया है? ज़रा ट्रंप तो सक्सेस क्लेम करना चाहते हैं हर बात की, वो इसकी भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई बहुत ही बुरी जंग होने वाली थी, 12 दिन में मैंने ख़त्म करा दी, और फिर वो डील की भी बात करते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे हटते हैं। कोई चांस है वाशिंगटन में, मूड आपको नज़र आ रहा है कि एक डील हो जाए ईरान और अमेरिका की? जी, ये बिल्कुल 2 वजह से ये चांस नजर आता है। एक तो ये कि अमेरिका की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमेशा निशानदेही करती है कि क्या कुछ जंग के आसार बन रहे हैं या नहीं। तो पिछले चंद दिनों से यहाँ की स्टॉक मार्केट और जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं और जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के जो फाइनेंशियल साइड पे भी बहुत से स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिक्योरिटी पे जिनका हर वक्त काम ये होता है, बहुत अमेरिका का बहुत लार्ज स्केल ग्लोबल एक फुटप्रिंट है, उनकी बात से तो ये लग रहा है। अमेरिका ने यकीनन इजराइल को सख्ती से रोका होगा कि अब ये सीज फायर है, इसमें आप इसको वायलेट नहीं करेंगे। तो कुछ किसी ना किसी तरह की डील तो होने के चांस अब बहुत ज़्यादा हैं और बातचीत चल रही है बैकडोर। और अमेरिका का सिर्फ एक प्रिंसिपल फैसला है, कता नज़र उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कि हमने और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पूरी खड़ी हुई है यूरोप कि ईरान को हमने बम नहीं बनाने देना। तो अगर ये ईरान ने साबित कर दिया और कन्विंस कर दिया, और तो फिर चांसेस हैं कि शायद उनके जो कुछ रुके हुए पैसे हैं वो भी वापस मिल जाएं और नॉर्मलाइजेशन की तरफ रिलेशनशिप जाना शुरू हो जाए। बिकॉज ईरान को भी ये बहुत सख्त धचका लगा है। ईरान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तेहरान पे इस तरह से अटैक होगा, और हमेशा से ख्याल था कि शायद स्ट्राइक्स हो जाए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, लेकिन जिस तरह की स्ट्राइक्स हुई, और ईरान ने भी उनको सरप्राइज किया इसराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पीस डील के चांसेस हैं अगर फेस सेविंग मिल गई ईरान को तो, क्योंकि ईरान अब इस तरह के मौके पर खड़ा है, एक रिलीजियस वाला एस्पेक्ट भी आ गया, एक डिफाइंस भी आ गई, एक उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है। आप उनके रीजन में किसी और मुल्क से उनको मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अभी सेंट्रल एशिया से आ रहा हूँ, जिस मुल्क में जाएं आप सेंट्रल एशिया के, वहाँ पे ज़बान फारसी बोली जाती है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट, पाकिस्तान को खुद देख लें, आप किसी को फारसी बोलते हुए देखते हैं, पुराना ऐसे ही सिलसिला था। तो किसी के पढ़े लिखे होने की निशानदेही ये होती थी हमारे बुजुर्गों में कि वो कितनी फारसी जानते हैं, क्या फारसी बोल सकते हैं। तो ईरान की जो सिविलाइजेशनल डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लिहाजा वो चाहेंगे कि अब पीस हो जाए और वो दोबारा इस जंगो जदल में जाना मेरा ख्याल है ऑप्ट नहीं करेंगे। लिहाजा पीस के चांसेस मुझे, अगर उनको लेकिन फेस सेविंग मिलनी ज़रूरी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहेंगे
कि उनको फेस सेविंग दें। उन्होंने 2-3 दफा कहा, जिस दिन पीस डील हुई थी उन्होंने कहा गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की इजराइल भी रिस्पेक्ट करता है। उनके बहुत से जुमले ऐसे भी हैं जिससे मुझे तासर मिलता है कि अगर वो ये एविडेंस दे दें कि हम बम नहीं बनाएंगे तो एक इकोनॉमिक पीस डील की सूरत में आप चीज़ें देखेंगे। और अरब ममालिक भी वो शायद वैसे नहीं है कि आज से 10 साल पहले थे कि वो खुश हो रहे हो कि हाँ ईरान पे हमला हो गया। मुझे लगता है कि अब वो अरब ममालिक भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इजराइल एक ऐसी नई सुपर पावर बन जाएगा कि वो उनके लिए भी मसला बनेगा। तो वो भी चाहेंगे कि एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ बात जाए और एक पीस डील हो। मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अब्बास साहब का तजज़िया सुना। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे नुमाइंदों की आज इसराइली हुकाम के साथ गजा से मुताल्लिक एक तवील और मुफीद मुलाकात हुई। इसराइल ने 60 दिन की जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत से इत्तफाक कर लिया है। इस मुद्दत के दौरान हम तमाम फरीकों के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए काम करेंगे। कतर और मिस्र, जिन्होंने अमन कायम करने में भरपूर कोशिश की है, इस आखिरी तजवीज़ को पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मशरिक़ वस्ता के मफाद में हमास इस मुआहदे को कबूल करे, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं आएगा और अगर ये मौका ज़ाया हो गया तो हालात सिर्फ बदतर होंगे, बेहतर नहीं। जबकि हमास ने भी कहा है कि उन्हें 60 रोज़ा जंगबंदी की नई ऑफर मौसूल हो चुकी है, जिसका वो जायज़ा ले रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास का कहना है कि वो सालिसों की जानिब से पेश किए गए जंगबंदी के एक नए मंसूबे का जायज़ा ले रही है और वो ऐसा मुआहदा चाहती है जो जंग के मुकम्मल खात्मे और इसराइली अफवाज के गजा से इनखला की तरफ ले जाए। अल जज़ीरा के मुताबिक ये वो मुतालबात हैं जिन्हें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तवील अरसे से मुस्तरद करते आए हैं। इस सारी सूरत हाल में अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव में इजाफा हो गया और इसी वजह से गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई को तरजीह देना शुरू कर दी है। जबकि अब इस हवाले से नेतन्याहू का बयान सामने आ गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि हालिया खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने मुमकिन मुआहदे के जरिए जंग खत्म करने और यरगमालियों को रिहा करवाने को तरजीह देना शुरू कर दी है, लेकिन वो अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोनों अहदाफ यानी हमास का खात्मा और यरगमालियों की वापसी मुमकिन हैं। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने अश्कलोन में एक दौरे के दौरान कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ हमास नहीं रहेगी, कोई हमास्तान नहीं बचेगा, हम वापस उस सूरत हाल की तरफ नहीं जाएंगे, वो सब खत्म हो चुका है, हम अपने तमाम यरगमालियों को रिहा करवाएंगे। नेतन्याहू ने इन ख्यालात को बकवास करार दिया कि जंग जीतना और मुआहदे के जरिए जंग का खात्मा एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नेतन्याहू का कहना था कि ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, हम ये सब मुकम्मल करेंगे। इन दावों के बरक्स जो किए जा रहे हैं, हम हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इसराइली चैनल 13 के मुताबिक पीर को एक इजलास में नेतन्याहू ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ही हमास गजा में रहेगी। ऐसा नहीं होगा, हमें हर उस शख्स को मारना है जो हथियार उठाए हुए है, कम से कम यही होना चाहिए। क्या इसराइल उनके आगे झुक जाएगा? क्या हमास इसराइली फौज को शिकस्त दे देगी? नेतन्याहू ने इसराइली आर्मी चीफ जनरल अयाल ज़ामिर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सियासी तज्जिया करने में अच्छे नहीं, हमास हथियार डालेगी, मैं अपना सियासी और सकाफती तज्जिया दाव पर लगा रहा हूँ, हम जीत नहीं सकते, यकीनन जीत सकते हैं। ये पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है जब गजा में इंसानी अलमिया संगीन होता जा रहा है और आलमी सतह पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और खुद ट्रंप मुसलसल जंगबंदी का कह रहे हैं, मगर गजा में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है। पूरे गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने और 57,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के बावजूद इसराइली जारियत रुक नहीं रही है और आज भी इसराइली फोर्सेस ने इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले और इसराइली जारियत से बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों के टेंट्स पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इस सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, जहां ईरान इसराइल तनाज़े के अलावा गजा के हवाले से बातचीत होने जा रही है। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने कल यानी मंगल के दिन गजा में एक घर पर हमला किया जिसमें 10 अफराद शहीद हो गए, जबकि साहिल समंदर पर वाक़े कैफ़े पर इसराइली नेवी के हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 39 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, जिनमें फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल थे। ये कैफ़े गजा पर इसराइली जारियत के दौरान काम जारी रखने वाली चंद जगहों में से एक था, जहां सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट समेत गजा के शहरी इंटरनेट तक रसाई हासिल करने और फ़ोन चार्ज करने के लिए इकट्ठे होते थे। देखिए इस कैफ़े पर इसराइली हमले से मुताल्लिक अल जज़ीरा की रिपोर्ट। An attack by the Israeli Navy targeted a seaside cafe, killing at least 39 people, including women and children. We're walking literally through
हम टूटे हुए शीशों, बिखरी हुई मेजों और कुर्सियों पर चल रहे हैं। ये वो जगह थी जो कभी सहाफियों, एक्टिविस्ट और आम फलस्तीनियों के लिए एक मुतहर्रिक मरकज हुआ करती थी, जहां लोग आसपास के इलाकों में लगे खैमों में गर्मी से बचने के लिए आते थे। इस जगह को सिर्फ साहिल के करीब तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि इंटरनेट कनेक्शन और बिजली के हुसूल का जरिया भी समझा जाता था। सहाफी और एक्टिविस्ट यहाँ सिर्फ इसलिए आते थे ताकि वो अपना काम जारी रख सकें और जो कुछ वो तैयार कर रहे होते थे उसे अपलोड कर सकें। फाइटर जेट की तरफ से गिराए गए बम से यहाँ एक गड़ा बन गया है। हमने यहाँ लोगों को चीथड़ों में बटे हुए देखा। इस जगह का किसी सियासी या अस्करी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जगह आम लोगों से भरी हुई थी, जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो एक सालगिरह की तकरीब के लिए यहाँ जमा थे। यहाँ हमें हर तरफ जूते बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह जूते पड़े हुए हैं। धमाके की शिद्दत का अंदाजा यहाँ की मेजों पर जमे हुए खून के निशानात से लगाया जा सकता है। कुछ लाशें फर्श से इकट्ठी की गईं और मेज की चादरों में लपेटकर अस्पताल ले जाया गया। इस तरह गजा में खुराक और ज़रूरी अशिया की अदम दस्तियाबी से इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और खुराक हासिल करना और फैमिली तक पहुँचाना गजा के शहरियों के लिए मौत की वजह बन रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने तकरीबन ऐसे 600 अफराद को शहीद कर दिया है जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम मकामात से खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इस अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए डेथ ट्रैप करार दिया है। अल जज़ीरा की तरफ से शेयर की गई एक वीडियो में इसी तरह का एक दर्दनाक मंजर दिखाया गया है कि कैसे गजा सिटी में कंधे पर आटे की बोरी उठाकर जाने वाला एक फ़लस्तीनी शहरी इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनकर शहीद हो जाता है और ड्रोन हमले की धूल छटने पर उसकी लाश नजर आती है। जबकि कल इसराइली फ़ौज ने गजा के अल-अक्सा अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले के दौरान अल जज़ीरा के रिपोर्टर तारिक अबू आज़म हमले के मकाम से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थे और उन्होंने हमले के बाद की सूरत हाल बराह रास्त दिखाई। The Israeli military has just targeted Al-Aqsa, the courtyard of Al-Aqsa Hospital at the moment. This has been a huge explosion and there are people inside. The Israeli military till now did not warn this area before it was struck. And the hospital is in a state of emergency. As we can right now see, this is a makeshift tent that was struck and rescue operations are just trying to take place at the moment by several defense members. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद हुकूमत से पूछेंगे क्या वाकई हुकूमत ये तैयारी कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई जाए, क्योंकि आज अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर ने रियासत को, हुकूमत को, दोनों को चैलेंज किया है कि हुकूमत गिरा कर दिखाएं। क्या मामला है, हुकूमत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। सियासी और अदालती मुहाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है और हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हुए, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद और एतराज़ के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। जबकि इससे चंद दिन पहले 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम करते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया था। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया और तहरीक इंसाफ अब न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है, बल्कि एक बार फिर PTI रहनुमाओं की जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इस्लामाबाद में PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू होगी, मुल्क को जो चला रहा है हम उसी से मुज़ाकरात करेंगे। ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पे चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है, हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो। हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, अपने खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पोलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस उसके बंदोबस्त भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि तमाम इदारों को चैलेंज करता हूं कि जितना जोर लगाना है लगा लें, अगर आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा, साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको कि तुम्हारे में अगर जोर है, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूं,
तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ। वो रियासत, इसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूँ क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं, टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक JUI ने तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने का यकीन दिला दिया है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम अडियाला जेल में इमरान खान तक पहुँचाया गया और यह पैगाम गुज़िश्ता रोज़ जेल में मुलाकात करने वाली इमरान खान की बहनों ने उन तक पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को पैगाम दिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया था, ताहम उन्होंने मना कर दिया। क्या हुकूमत वाकई ऐसा करने जा रही थी? क्या मालूमात है इस हवाले से? हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, मौलाना ने मना कर दिया, क्या अप्रोच किया गया था उन्हें? खैबर पख्तूनख्वा में आप अदम एतमाद लाना चाहते थे, वहां भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराना चाहते थे? देखें, मौलाना से इस बारे में कतन किसी ने कोई बात नहीं की, और जब बात नहीं की तो फिर उन्होंने किस बात से मना करना था? जो मुलाकात ये पिछले दिनों में वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से की है, तो मैं उस मुलाकात में मौजूद था। तो वहाँ पे उनके बेटे के साथ जो हादसा पेश आया था उसके मुतल्लक जो है वो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेके गए थे, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। और PTI की हुकूमत को और इमरान खान की अमानत को जितने अच्छे तरीके से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो संभाले हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने की ज़रूरत क्या है? उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद लाने या उनकी हुकूमत को गिराने का कतन कोई इस किस्म का प्रोग्राम या इस किस्म की बात जो है वो हमारे ज़ेरे गौर भी नहीं है। साहब, फिर वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है हुकूमत। ये उनके साथ बैठकर गौहर खान साहब ने कहा और ये कहा कि डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की। तो 10 मुहर्रम के बाद फिर वो दोबारा सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं पूरा हम रहेंगे, अगर हम पर गोली चली तो फिर उसके लिए भी हम तैयार होकर आएंगे। तो हुकूमत इन्हें अब कम अज़ कम एहतजाज करने देगी? देखें, अगर ये पुरअमन एहतजाज करेंगे और कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो बिल्कुल ये एहतजाज जो है वो उनका जमहूरी हक़ है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत सीरियस नहीं है, तो इससे ज़्यादा और सीरियसनेस क्या हो सकती है कि पिछले 1 महीने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनको 3 मरतबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद जिस दिन बजट पास हुआ है वो ख़ुद, हालांकि बजट पास हो गया था, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, वो इनकी सीटों पे तशरीफ़ ले गए, इनके साथ हाल अहवाल किया और इनको कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए सियासी इश्यूज़ के ऊपर। हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ का आपस में मिल बैठना, बात करना जो है वो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की बुनियाद है, वो इसका खासा है, जिससे ये मुसलसल उस वक्त भी इनकारी थे जब इनकी हुकूमत थी और हम अपोजिशन में थे, आज भी यही इनकारी हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो इनको बार बार इस बारे में जो है वो ऑफर मगर सब जरा तहरीक इंसाफ में लोग हैं, कल जो उनके असीर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब समेत, उन्होंने तो सियासी लीडरशिप से मुज़ाकरात की बात की है, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी बात करते हैं, मगर इमरान खान साहब मुसलसल यही बात कर रहे हैं। और जब ट्रंप से आर्मी चीफ की मुलाकात होती है उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि साबित हो गया कि इस वक्त जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास ताकत है, मैं मुज़ाकरात भी फिर उनसे ही करूँगा, मैं कठपुतलियों से क्यों मुज़ाकरात करूँ? नहीं तो ठीक है, फिर ये बाकी इल्ज़ामात हमारे ऊपर क्यों देते हैं? जो भी इनको मामला होता है वो कहते हैं कि जी देखें हमारे साथ ये कर दिया, देखें हमारे साथ वो कर दिया, हमारी मुलाकात नहीं होने दी, हमें जो है वो हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमा बना दिया, हमारे ख़िलाफ़ वो मुकदमा बना दिया। यानी फिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करें ना, एक मौक़िफ़ पे रहें कि अगर हमारी औकात नहीं है या हमारी कोई ताकत नहीं है तो फिर जो है वो फिर इसी मौक़िफ़ पे रहें।
और ये करें बात, अगर ये बात इनकी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि मुज़ाकरात जब भी होने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से होने हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने हैं। अगर कोई रास्ता इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के हल होने का निकलना है तो इधर से ही निकलना है। बाकी अगर इनकी ये कोशिश है, ये शुरू से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की इमा पे और मदद से ये 18 में बरसे इक़्तिदार आए थे और अब ये दोबारा चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा इनको कंधों पे उठाए और इनको जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरान बनाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मगर ख्वाब इनका कभी पूरा नहीं होगा। मगर साहब, जब आप लोगों के ऊपर सख्तियाँ थीं तो 2 साल सख्तियाँ रहीं, तीसरे साल से फिर नज़र आया कि निज़ाम की जो सख्तियाँ थीं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई। चौथे साल में तो खुद निज़ाम कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ पर अब 3 साल हो गए सख्तियों को। आपको लगता है ये सस्टेनेबल है? इमरान खान साहब एक लंबे अरसे से जेल में हैं, ज़ाहिर है हुकूमत मजबूत ही या रियासती इदारे भी मजबूत ही होते नज़र आ रहे हैं, जुडिशल कैप्चर का मुसलसल इल्ज़ाम लग रहा है, जिस तरीके से तब्दीलियाँ हो रही हैं, मगर ये सस्टेनेबल है कि लॉन्ग रन में इन पर ये सख्तियाँ जारी रहें जब आप लोगों पर नहीं जारी रह सकी थी? नहीं, देखें शाहजेब, ये जो सख्तियाँ या जिस हाल को ये पहुँचे हैं तो ये इनके अपने फ़ैसले हैं, ये इनका अपना तर्ज सियासत है। आप मुझे बताएं कि अगर इनके ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद हुआ था उस वक्त ये पार्लियामेंट से ना भागते तो वो हुकूमत जो हमारी 16 माह चली है, हो सकता है उसका 16 हफ्ते चलना भी जो है वो मुश्किल हो जाता। अगर ये अपनी सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते, अगर ये अपनी जो है वो सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते तो शायद 9 मई ना होता। अगर 9 मई ना होता तो शायद ये बाद में जो सब कुछ हुआ है वो ना होता। तो ये ख़ुद इनके फ़ैसले हैं जिन्होंने इनको इस अंजाम तक पहुँचाया है। अब तो ऐसा कुछ नहीं करे ना। तहरीक इन्होंने शुरू की थी, वो अगर ये ना करते या उस रात जब 25 और 26 की दरमियानी रात जब इनको कहा गया था कि आप डी चौक आने की बजाय संगजानी जाके बैठ जाएं, आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, तो शायद अगर ये बात मान लेते तो इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो जाते। तो ये सब इनके अपने फ़ैसले हैं। तो नवंबर को भी गैर सियासी लोग हैं, मगर अब तो राना साहब नवंबर को भी तकरीबन 8 माह हो गए ना, तो अब क्या नवंबर वाले वाक़े के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि सख्तियां जारी हैं और क्या ऐसा क्या ना कर रहे हैं कि जिसकी वजह से सख्तियां ना हो? देखिए, ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में आप मुझे बताएं कि ये कभी हो सकता है कि हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ जो है वो आपस में ना मिल बैठें, आपस में इश्यूज़ को डिस्कस ना कर सकें, जबकि इस सिस्टम में कहा जाता है कि हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनके बगैर गाड़ी जो है वो चल नहीं सकती। इन्होंने 4 साल जो है वो गाड़ी को एक ही पहिए पे चलाने की कोशिश की। अब भी जो है वो इनका जो है वो रवैया यही है। वज़ीर आज़म ने इनको 3 मरतबा, बल्कि इनको यहाँ तक कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर चैम्बर में रोज़ जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, तो आप जिस दिन कभी वहाँ पे जाएं तो मुझे कहें, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए हमें बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन इनका रवैया जो है वो गैर सियासी है। ये जमहूरियत को डायलॉग से नहीं, डेडलॉग से चलाना चाहते हैं, जबकि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं चलती। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब का रद्द-ए-अमल आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इत्तेहादी। अल्लाह हाफ़िज़।